40 minutes and 22 difficult questions. Will you be able to solve it? That is the pattern of the QA section of the CAT exam, in which you get 22 very difficult questions to be solved in 40 minutes only. And if you are not very well prepared, if you are not aware of the right tricks, techniques, and methods, you won't be able to do it. Believe me, 13-14 questions भी अगर अच्छे से solve कर दिए, so you will definitely cross 90 percentile mark. And if you are able to solve around 16-17 questions with good accuracy, you will be able to cross the 99 percentile marks. So that is why these techniques, these tricks become very, very, very useful for you. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena. I have scored 100 percentile in the QA part of the CAT exam. And with that authority, with that experience, I am going to tell you 20 very important techniques जो कि आपको 100% पता ही होना चाहिए कैट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि हमारे पास इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड 5 ट्रिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के लिए भी हम 5 ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 ट्रिक्स फॉर अलजेब्रा क्वेश्चंस एंड 5 ट्रिक्स फॉर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। ठीक है, एंड यस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर के बारे में पता करना है कि वो प्राइम है या प्राइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसके नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 89 है तो 89 के आगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर विल बी 900 and 89 is 900 minus 1. We can definitely write it as 30 square minus 1 square, and on simplification it will become 30 minus 1 into 30 plus 1, means 899 can be factorized as 29 into 31. Right now, recall the definition of a prime number. Prime number जो होता है वो कभी भी 1 into itself के अलावा किसी और तरीके से फैक्टराइज होता ही नहीं है। राइट, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 को हम सिर्फ 1 into 2 लिख सकते हैं, ओनली फैक्टराइजेशन अवेलेबल। Similarly, 11 is a prime number, तो 11 into 1 is the only way possible to factorize this number. बाकी इसका कोई और तरीका नहीं होता, लेकिन 899 का तो तरीका मिल रहा है, which means it is not a prime number. In the same way, if I think about the next perfect square after 667, so that comes out to be 676, and 667 is 676 minus 9, that is 26 square minus 3 square. So it boils down to 26 minus 3 into 26 plus 3, and that comes out to be 23 into 29. And obviously इसका भी अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। In the same way, if I take up the next number 1763, so that comes out to be 1764 minus 1, that is 42 square minus 1 square, and that's it. Now you can easily understand कि इसका भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो ये भी प्राइम नहीं है। तो जब भी आपसे ये पूछेंगे कि इन 4 नंबर में से प्राइम नंबर बताओ, तो 3 तो प्राइम नहीं होंगे ना, और जो 3 प्राइम नहीं होंगे उनको तो आप इजीली इस मेथड से पता कर सकते हो। 4th वन हो जाएगा आपका आंसर। राइट, अब ऑब्वियसली अगर बाकी के 3 नंबर्स काफी आसान हैं, सपोज वो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 6 से, 8 से किसी से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं, तो वो तो वैसे भी प्राइम नहीं है। लेकिन जब इतना इजीली कुछ विजिबल नहीं होगा, देन दिस मेथड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तब फिर आप इस मेथड को यूज करके फटाफट बता सकते हैं कि फैक्टर्स क्या होंगे, है ना। चलो इसी मेथड के ऊपर बेस्ड एक नंबर आपको दे देते हैं। आप बताइए, कोशिश कीजिए कि ये नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आप सभी लोग। सो जस्ट थिंक अबाउट 221 और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 25 टू द पावर 144 इज डिवाइडेड बाय 30। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो भी यहाँ पर बेस है, सबसे पहले बेस को आप 13 से डिवाइड कीजिए और सोचिए कि रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। तो अगर मैं 13 1 जा 13 लिखता हूं तो रिमाइंडर आएगा +12। ठीक,
लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट और होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि 25 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम नहीं करते हैं, 2 टाइम कर देते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर बहुत बड़ा है। तो 13 2 ज़ा 26, तो अब हमारा निगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी रिमाइंडर छोटा है उसका यूज करो। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि 25 की पावर 144 डिवाइडेड बाय 13, इस पूरी प्रोसेस का रिमाइंडर कितना आएगा, आर मतलब रिमाइंडर, हमें सिर्फ रिमाइंडर पता करना है, बाकी कुछ नहीं। तो इस पूरी प्रोसेस का रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप 25 के प्लेस पर रिमाइंडर लिख दीजिए। 25 को 13 से डिवाइड किया, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये नंबर छोटा है तो इसको यहाँ लिख दीजिए, और -1 के ऊपर सेम पावर अप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 13 से, आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, और -1 के ऊपर मतलब 1 है ना, तो 1 को तो 1 के साथ कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 1, एंड दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। So you can always apply this small thing in the exam. Then if I see question number 3, if n square plus 36 is a perfect square, then how many positive integral values are possible for n? ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के साथ भी क्या मैं आपको एक होमवर्क दे दूं? चलो एक होमवर्क भी लिख लो, राइट। कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि 288 divided by 17, okay, 288 to the power 36 divided by 17, what will be the remainder? This is the question for you. Find out the answer and write in the comment box. Then अब अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन स्क्वायर प्लस 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एन के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं? राइट डाउन दी टेक्निक। टेक्निक सिंपल है कि सबसे पहले 36 को फैक्टराइज करो दो फैक्टर्स में, तो 36 कैन बी रिटन एज 1 into 36, और इट कैन बी रिटन एज 2 into 18, और इट कैन बी रिटन एज 3 into 12, 4 into 9 और 6 into 6, राइट। यही 5 तरीके हैं, यही 5 तरीके हैं 36 को टू राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके देखो तो 1 + 36 कितना होता है 37। तो जब भी ये सम ऑड आएगा तो वहां से हमें कोई भी आंसर मिलेगा नहीं, तो क्रॉस लगा दो। 2 और 18 को ऐड किया तो ये सम इवन आ रहा है 20, यहां से आंसर मिलेगा। 3 और 12 का सम कितना होगा 15, तो यहां से आंसर नहीं मिलेगा। 4 और 9 का सम कितना होगा 13, यहां से आंसर नहीं मिलेगा। 6 और 6 का सम होगा 12, यहां से आंसर मिलेगा। कैसे? तो ये जो दो फैक्टर हैं जिनका सम इवन है, हमेशा उनका डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस को आधा कर देना है, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने जैसे ही यहाँ पर n को 8 पुट किया तो 8 स्क्वायर प्लस 36 मतलब 64 प्लस 36, और ये हो गया 100 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो एक सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद यहाँ से भी मिल सकता है, तो यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा तो 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ से 0 हो जाएगा। 0 पॉसिबल है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। अगर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लिखा होता तो 0 भी एक सॉल्यूशन होता, +8 भी एक सॉल्यूशन होता, -8 भी एक सॉल्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, n की वैल्यू 8 हो सकती है, ठीक। चलो अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि अगर n² + 54 ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर n के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं? सॉल्व इट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स विद द क्वेश्चन नंबर, है ना, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जो होमवर्क दे रहा हूं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है जिसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्लास 7th क्लास 8th का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। अगर हमारे पास नंबर है 2.135353535 एंड सो ऑन, तो सबसे पहले उस जगह पर एक लाइन ड्रॉ करो जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। जैसे आप देखोगे 2 1 3 5 तक कोई रिपीटेशन नहीं है, लेकिन यहां से 3 जो है वो रिपीट होना शुरू होता है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करो।
जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपका रिपीट होने वाला ब्लॉक है, ठीक है। ये डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट है और ये पूरा पार्ट नॉन रिपीटिंग पार्ट है। तो हमारी मेथड क्या होती है? मेथड ये होती है कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सारा का सारा पार्ट एक बार तो लिख दो, पॉइंट हटा दो 2135। उसके बाद इसमें से नॉन रिपीटिंग जो पूरा पार्ट है वो माइनस करो। फिर डिनोमिनेटर में आपका ये जो रिपीटिंग पार्ट है इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उतने 9 लिख दो। यहाँ पे 2 डिजिट है, सो यू जस्ट राइट 2 9। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, सो यू जस्ट पुट 0। तो सपोज यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते, सो वी वुड हैव रिटन 3 9s ओवर हियर। और अगर यहाँ पे 2 ऐसे डिजिट होते जो कि रिपीट नहीं हो रहे डेसिमल के बाद, देन वी वुड हैव रिटन 2 zeros, राइट। तो ये हमारा तरीका है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2114 डिवाइडेड बाय 990। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1057। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से कैंसिल कर दो, सो दिस विल कम आउट टू बी योर आंसर। ठीक है, चलो एक होमवर्क ले लो। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 3.67141414, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? ठीक है, लिखो कमेंट बॉक्स में, बताओ इसका आंसर, सो दैट मुझे भी पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद 1 से लेके 120 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर को प्राइम टू 120? को प्राइम का मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 120 के साथ फाइंड आउट करें तो आंसर 1 है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा, अपार्ट फ्रॉम 1, कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्या 4 और 6 को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप ये कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 और 6 के पास 1 के अलावा, अपार्ट फ्रॉम 1, they also have 2 as a common factor, so these two numbers are not co-prime numbers, right? तो 1 से लेके 120 तक ऐसे कितने नंबर होंगे विच आर को प्राइम टू 120? तो आपको 1 मिल जाएगा। 1 के बाद थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2 3 4 5 तो नहीं है, 6 भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है 7 एंड सो ऑन। ठीक है, 7 और 120 के बीच में भी ओनली वन कॉमन फैक्टर इज देयर, दैट इज 1 इटसेल्फ। ठीक, लेकिन ऐसे मैन्युअली या किसी भी और तरीके से कैलकुलेट करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसका एक बहुत अच्छा मेथड होता है। मेथड ये होता है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि 120 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 120 के प्राइम फैक्टर्स, तो 120 को फैक्टराइज करो। 120 को 2 से डिवाइड किया 60, 60 को 2 से डिवाइड किया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 एंड दैट्स इट, है ना। तो 120 के 3 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 2 3 एंड 5, बस यही 3 प्राइम फैक्टर्स हैं 120 के। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन वो प्राइम नहीं होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन सारे प्राइम फैक्टर्स के रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 1/3 1/5। इन रेसिप्रोकल्स को 1 में से माइनस कर दो और ये जो रिजल्ट्स आएंगे इनको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 120 और मल्टीप्लाई कर दो। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो 120, 1 minus 1/2 is 1/2, 1 minus 1/3 is 2/3, 1 minus 1/5 is 4/5, 2 से 2 कैंसिल, 3 5s are 15, 15 into 8, 8 4s are 32। सो नाउ यू कैन जस्ट वेरीफाई, एक एक करके सारे नंबर्स पता करो। यू विल गेट टू नो कि 1 से 120 तक ऐसे 32 नंबर्स आपको मिलेंगे, 1 7 11 13 17 19 सो ऑन, जो कि प्राइम होंगे या को प्राइम होंगे 120 के साथ। ठीक है, सो बट ऑब्वियसली मैन्युअली कैलकुलेट करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलो अब एक होमवर्क इसमें भी ले लो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि 1 से लेकर सपोज 180 तक हाउ मेनी नंबर्स आर को प्राइम टू 180? ठीक है, तो 180 से के साथ को प्राइम ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 180 से बड़े नहीं होंगे, 1 से लेके 180 तक? तो इसका भी आंसर फाइंड आउट करो, लिखो क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद आंसर इन दी कमेंट बॉक्स। देन वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से अरिथमेटिक स्टार्ट होता है। Two runners start running at the same time from the same point on a circular track in opposite directions.
If they keep running along the track at 30 km per hour and 40 km per hour respectively, then at how many distinct points can they meet? है ना, इसका बहुत इजी आंसर होता है, अगर रनर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, राइट, तो उनके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हम कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले तो दोनों रनर्स की जो स्पीड होती है उसके रेशो को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं टू दी स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो 30 और 40 का रेशो जो होगा वो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में कैसा आ जाएगा, 3/4, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स होते हैं इन दोनों का सम, तो 3+4। अब अगर ये लगातार इनफाइनाइट इनडेफिनेट टाइम के लिए रन करते रहेंगे विद द सेम स्पीड, तो सर्कल पे हमें सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स ही मिलेंगे जहां पर ये एक दूसरे से मीट कर सकते हैं, 7 से ना कम और ना ज्यादा, राइट। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में रन कर रहे होते तो फिर हम इन दोनों को ऐड करने की जगह इनका डिफरेंस निकाल लेते, डिफरेंस आता 1, तब इनका मीटिंग पॉइंट सिर्फ एक ही होगा और वो तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट ही होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी कि अगर 3 रनर है, एक की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है लेट्स से 18 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम से चलना शुरू करते हैं एंड देन इन तीनों का डायरेक्शन सेम है, सो एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन दे मीट ईच अदर, ठीक है। इन दोनों की मीटिंग कितने पॉइंट्स पर हो सकती है? इन दोनों की मीटिंग कितने पॉइंट्स पर हो सकती है? इन दोनों की मीटिंग कितने पॉइंट्स पर हो सकती है? थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो द आंसर, ओके। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. Simple interest and compound interest for 2 years on same principal and at the same rate of interest are rupees 7575 and rupees 9090. If the interest is compounded annually in the second case, then what is the annual rate of interest? Right? Again, I tell you a very simple procedure. Right? If we are given the simple interest for 2 years, then we are also aware of the compound interest for 2 years. Same principle, same rate of interest, annual compounding. So in that case, you just have to find out the difference between these two values. Just figure out the difference. 10 minus 5 is 5. 8 minus 7 is 1. Then again 10 minus 5 is 5. 8 minus 7 is 1. And you just think about this number being how much percent of 7575. So if you just calculate it, so 1515 divided by 7575 is equal to 1 by 5 and 1 by 5 is nothing but 20%. Okay, so basically the CI of 2 years is 20% more than the SI of 2 years. So what will be your rate of interest? You just take half of it. That's the trick. That is the technique. 20% by 2, the rate of interest will be 10%. Now you just calculate it by using any formula, you will get to know the same answer. Okay. So can you tell me that if the SI for 2 years is 800 rupees, CI for 2 years is 832 rupees. So what will be the rate of interest? Both the cases, rate of interest is same, principal is same, and compounding is being done annually. Okay. So think about the answer and let me know in the comment box. After that, question number 8, if the price of sugar drops by 5%, then I can buy 25 kg sugar more on rupees 9500. How much sugar can I buy on rupees 360 before the drop in price? Okay. So basically, अगर price 5% से drop हो रहा है, तो obviously अगर मैं मार्केट में गया हूं 9500 रुपीज लेकर, राइट, ओरिजिनल प्राइस मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं जब मार्केट में पहुंचा तो मुझे पता चला कि प्राइस तो 5% से कम हो गया। तो कॉमन सेंस है, लॉजिक है कि मैं जितना अमाउंट लेकर गया हूं, अगर मैंने सेम क्वांटिटी खरीदने की कोशिश की, जो भी क्वांटिटी मेरे दिमाग में थी पहले से,
मैं 9,500 रुपीज सोच के ले गया होऊंगा ना कि मुझे इतनी क्वांटिटी शुगर खरीदनी है, मान लो x केजी, राइट। तो अगर मैं उतना ही खरीदना चाहता हूँ तो प्राइस 5% से कम होगा, तो मेरे 5% की सेविंग होगी, होगी ना। तो अगर मैं सबसे पहले ये कैलकुलेट करूं कि अगर प्राइस ड्रॉप होता 5% से और मैं क्वांटिटी को बढ़ाता नहीं, क्वांटिटी को मैं सेम ही रखता, तो मेरी सेविंग कितनी होती? तो मेरी सेविंग होती 5% ऑफ 9500, 10% होगा 950, 950 का आधा कर देंगे तो 5% मिल जाएगा, और 950 का आधा जो है वो हो जाएगा 475, हुआ है ना। 2 4 जा बचेगा 1, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा, तो 475। तो ये 475 रुपीज मेरे बच जाते, राइट। लेकिन मैंने इनको बचाया नहीं, इससे भी शुगर खरीद ली। तो शुगर खरीदी तो 25 केजी शुगर मुझे मिल गई। इसका मतलब जो मेरा नया प्राइस चल रहा है वो कितना है, नया प्राइस कितना चल रहा है? सो ऑब्वियसली न्यू प्राइस के अकॉर्डिंग 475 रुपीज में मैं 25 केजी एक्स्ट्रा शुगर खरीद सकता हूँ। डिवाइड करो, 25 वन जा 25, बचेगा 22, तो 25 इंटू 9 इज 225। तो अभी जो नया प्राइस है वो 19 रुपीज है। तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना था? अगर प्राइस ड्रॉप नहीं होता तो ओरिजिनल प्राइस कितना होता? तो मुझे पता है ना कि प्राइस तो 5% से कम हुआ है। 5% से कम होने का मतलब ये होता है कि 100 पे -5 95, और अगर इसका रेशो कैलकुलेट करोगे तो सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो 20 के ऊपर 1 कम होगा तो 19 होगा। मतलब अभी अगर 19 है तो पहले कितना था? 20। तो प्राइस जो था वो पहले कितना था? 20 रुपीज पर केजी। तो मैं 360 रुपीज में कितने केजी शुगर खरीद सकता था? तो 360 अपॉन 20 मतलब बिफोर द प्राइस ड्रॉप I could have bought 18 kg sugar with this amount of 360 rupees. आंसर ऑप्शन डी, सिंपल है। इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं, है ना। आपसे ये पूछ सकते हैं कि बिफोर द प्राइस ड्रॉप आप इसी अमाउंट में कितनी शुगर खरीद सकते थे। सो दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्राइस ऑफ शुगर ड्रॉप होने की जगह इंक्रीज हुआ है 5% से, और मैं इस अमाउंट पर मान लो 25 केजी शुगर कम खरीद पा रहा हूं, सो इन दैट केस व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट वाज द न्यू प्राइस? ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन होता है ना। सो थिंक अबाउट इट। अगर 15% ड्रॉप होने की जगह, सॉरी 5% ड्रॉप होने की जगह 5% प्राइस इंक्रीज हुआ है, सो इन दैट केस मैं 9,500 रुपीज में 25 केजी शुगर कम खरीद पा रहा हूँ। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट वाज द न्यू प्राइस? ओके, नाउ वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। Fresh fruits contain 98% water while the dry fruits contain only 20% water. What quantity of dry fruits will be obtained from 80 kg fresh fruits? ठीक है, तो खैर ये क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये बात समझ लो कि जब फ्रेश फ्रूट्स में 98% वाटर होता है तो उसमें पल्प कितने परसेंट होता है, राइट। मान लो फ्रेश फ्रूट्स हमारे पास x केजी है, तो x केजी में 98% तो वाटर है, तो पल्प कितना होगा? पल्प होगा 2%, ठीक है। उसको हमने सुखाया, उसको हमने सन में रख दिया, धूप में रख दिया, एंड देन वी आर ड्राइंग इट, राइट। और ड्राई करने के बाद जब उसमें 20% वाटर बचा तो उसको हमने कहा कि यार ये अब ड्राई फ्रूट बन गया। मान लो उस समय इसका वेट है y, तो y का 20% वाटर है, मतलब 80% क्या है? पल्प है। तो पल्प तो पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा ना, पल्प नेवर गेट एवापोरेटेड। तो पहले पल्प था फ्रेश फ्रूट का 2% और अभी पल्प है ड्राई फ्रूट का 80%। और पल्प की क्वांटिटी दोनों केसेस में सेम आनी चाहिए, बिकॉज पल्प विल नॉट गेट रिड्यूस्ड, इट विल नॉट एवापोरेट। तो हमें ये पता चल जाएगा कि x और y का रेशियो होगा 80/2, मतलब 40/1, दैट इज द रेशियो। तो अब अगर हमें x और y में से कोई भी एक वैल्यू पता है, वी कैन इमीडिएटली फाइंड आउट द सेकंड वैल्यू। उन्होंने बोला 80 केजी फ्रेश फ्रूट है, मतलब x की वैल्यू पता है। तो x अगर 80 है तो y कितना होगा? दोनों का रेशियो होना चाहिए 40/1, सो डेफिनेटली y की वैल्यू आएगी 2 केजी। तो हमें 80 केजी फ्रेश फ्रूट्स में से 2 केजी ड्राई फ्रूट मिलने वाला है। गुड इनफ, ओके। सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में।
Question number 10. Two articles are sold on the same price. On one, a profit of 20% is earned, while on the other, a loss of 10% is incurred. What is the overall percentage of profit? मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो सिचुएशन है 20% प्रॉफिट और 10% लॉस, इसे हम रेशो में रिप्रेजेंट करें. ठीक है, राइट. रेशो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले केस में कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस है. दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस है, लॉस है और सेलिंग प्राइस है. ठीक है, पहले केस में 20% का प्रॉफिट है. वी ऑल नो कि 20% का मीनिंग होता है 1/5. मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है, then the profit must be 1 rupee and the selling price must be 6 rupees. 5 plus 1, that is 6. In the second case, there is a loss of 10%. So 10% is 1/10, means in the second case, if the cost price is 10 rupees, then there will be a loss of 1 rupee and the selling price will be 9. But they are saying कि selling price is the same है. Both the articles were sold at the same price. So basically we have to make this 6 equal to this 9. How? So we will have to multiply something in 6, something in 9. So think about the least common multiple of 6 and 9. सबसे छोटा नंबर जो 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, obviously 18. So you just think कि अगर यहाँ पे selling price 18 होता और यहां पर भी 18 होता तो क्या होता? तो अगर ये 6 है तो ये 5 है. तो अगर ये 18 होगा मींस 3 टाइम्स, so this will also become 3 times, this will be 50. And similarly, if it is 9 into 2 18, so this would be 10 into 2 20. So in that case हमारा टोटल CP कितना हो जाएगा? तो टोटल CP will be equal to 15 plus 20, means we have a total CP of 35 rupees. और हमारा टोटल एसपी कितना होगा? तो टोटल एसपी होगा 18 plus 18 means 36 rupees. So we are selling the quantities whose total cost price is 35 at 36 rupees, means there is a profit of 1 rupee. So basically what is the percentage of profit? So 1 rupee का profit over a cost price of 35 into 100 डिवाइड कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 3% आ जाएगा. वेरी 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 क्लोज टू 3%. सो आंसर ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर. सो बेसिकली मेकिंग अ रेशियो स्केल विल ऑलवेज हेल्प यू इन सच क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू डू इट वेरी क्विकली. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है वैल्यू पुट करना, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग टेक्निक. ठीक है, आप सबसे पहले ये मत सोचो कि इसमें क्या मैथ्स लगेगा, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यू जस्ट थिंक कि जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या वो किसी वैल्यू से सेटिस्फाई हो सकती है. यहां पर हमें गिवन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2. तो क्या हम यहां पर x की कोई वैल्यू जस्ट हिट एंड ट्रायल गेस वर्क से फाइंड आउट कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे 2 है. तो अगर हम x को 2 पुट करके जस्ट चेक करें कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो 2 प्लस 1/2 क्या ये 5/2 है? इज इट इक्वल टू 5/2? सो यस, 2 2 are 4, 4 plus 1 is 5/2. So basically x is equal to 2 is satisfying this equation. So if I just put x is equal to 2 there, I will get to know the answer. 5 into 2 upon 7 into 2 ka square means 4. 3 into 2 means 6 plus 7. So this will come out to be 10. 7 4s are 28. 28 minus 6 is 22. 22 plus 7, that will be 29. And that's it. You have got the answer. Okay. So instead of applying any method, ऑलवेज चेक कि क्या हम क्वेश्चन को किसी वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं. राइट नहीं होगा तो फिर आगे तो हमारे पास एल्जेब्रा है ही. बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ऑब्वियसली इस सेशन में तो हम ये समझ रहे हैं ना कि उन सारी चीजों को अवॉइड करके, स्किप करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देन अब यहाँ पर गिवन है इफ 5 to the power x plus 1 minus 5 to the power x minus 1 is equal to 600, then what is the value of 10 to the power 2x. अब ये जो वैल्यू पुट करने की टेक्निक होती है इसमें आंसर ऑप्शंस भी यूजफुल होते हैं. राइट
अगर मैं ये बोलूंगा कि 10 टू द पावर 2x की वैल्यू इनमें से कुछ तो होगी ना, तो अगर मेरी 10 टू द पावर 2x की वैल्यू 1 है तो उस केस में तो x 0 ही होगा। 2 इंटू जीरो इज 0, 10 की पावर 0 इज 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो नहीं रही, विच मीन्स ये तो आंसर नहीं है, राइट। अगर 10 की पावर 2x जो है वो 10 क्यूब के बराबर है, 10 की पावर 2x 10 क्यूब के बराबर है, तो x जो होगा वो 3/2 होगा, एक फ्रैक्शन। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू फ्रैक्शन में रखोगे तो अगेन ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सो इवन दिस कैन नॉट बी द आंसर। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, ये 10 की पावर 5 है, सपोज इट इज द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2x, तो यहाँ पर भी x आएगा 5/2, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं। सो 100% दिस इज योर आंसर। वी कैन से फॉर श्योर कि ये है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6, सपोज ये 10 की पावर 2x के बराबर है, तो x की वैल्यू 3, राइट। और यहाँ पर x को 3 पुट करोगे तो 5 की पावर 3 प्लस 1 minus 5 to the power 3 minus 1, and just check it, it will come out to be 600. So basically this is the right answer. So sometimes the value of x can be understood, can be guessed without any other knowledge. Sometimes the answer options can help you a lot. Okay, then we move on to question number 13. This is again a very important part of algebra. हर बच्चे को पता होना चाहिए, है ना, जिसको हम बोलते हैं यूज ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, यूज ऑफ आइडेंटिटीज। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम आपसे ये बोलेंगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सो दैट विल कम आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x और 1/x तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होगा हमारा पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम हमेशा याद रख सकते हैं कि x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n, ठीक है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n का स्क्वायर माइनस 2, राइट। दिस हेल्प्स अस अ लॉट इन द एग्जाम, बिकॉज यहाँ तो मैंने पावर 1 और 2 का एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम में बड़े बड़े पावर्स भी आ सकते हैं, है ना। सो रिमेंबर दिस। यहाँ पर तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 11 गिवन है, तो ये हो जाएगा 11। एंड ऑब्वियसली अभी हमें यहाँ पर तो माइनस में चाहिए ना इंफॉर्मेशन, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। उधर अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो x की पावर 2n, ओके, प्लस 1/x टू द पावर 2n, this can also be obtained as x to the power n minus 1/x to the power n का स्क्वायर प्लस 2, राइट। अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दैट इज द रूल ओवर हियर, ओके। So this is how we can understand it. Now we can put this value 11 minus 2, that is 9. So x minus 1/x का whole square is 9. So x minus 1/x must be equal to 3, because it is also given that x is greater than 0. So if x is greater than 0, then x minus 1/x must be plus 3. It cannot be minus 3. Okay. Then अब अगर हमें पता करना है what will be the value of x cube minus 1/x cube, तो again identities, a cube minus b cube. A cube minus b cube comes out to be how much? A cube minus b cube is equal to a minus b in the first bracket. In the second bracket, a square plus b square plus ab. So if you multiply a and b, so it will be 1 in this case. Okay. Now you know that x minus 1/x is equal to 3, that we have calculated. X square plus 1/x square given in the question itself, 11 plus 1. So 3 into 12, your answer will be 36. Answer option B, right? But basically इस question का purpose ये था that you should try to remember these two concepts. Going to be very important. And other than this, identities याद रखो, a plus b का whole square whole cube, a minus b का whole square whole cube, a square minus b square, a square minus
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे आइडेंटिटीज हमें याद होने चाहिए। क्लियर? So now we move ahead and try to understand the method for question number 40. Given that x and y are two positive numbers. तो जब भी numbers positive होते हैं, always remember whatever I am going to tell you is applicable only for positive numbers, right? तो जब भी numbers positive होते हैं and suppose उनका sum होता है constant, x और y का sum है constant, जैसा यहाँ पे given है, और हमें ये पता करना है कि x इंटू वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम। x इंटू वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर, चलो यहाँ पे x इंटू वाई स्क्वायर की जगह अगर मैं थोड़ा और जनरलाइज कर दूं, x की पावर n, y की पावर n, ठीक है, अपन पावर n 1 और 2 तो बाद में रख लेंगे, बट अगर हम इसको जनरलाइज करें तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है दैट x अपॉन n शुड बी इक्वल टू y अपॉन m। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दोगे यू विल ऑलवेज गेट टू नो द आंसर। सिमिलरली सेकंड केस ये होता है कि इफ x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट, सपोज किसी क्वेश्चन में x और y का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो फिर अगर हमें पता करना है कि n टाइम्स x प्लस m टाइम्स ऑफ y इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, राइट, पहले वाले केस में मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम, ये कितना होगा। सो अगेन दी सेम थिंग कि हमें x अपॉन n को y अपॉन m के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा एंड देन वी विल गेट टू नो दी आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो अब कैसे होगा ये सारा का सारा काम? ओके, हाउ विल वी बी एबल टू डू इट? तो चलो हमें तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहला कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करना है तो हमारे पास x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 12 है। हमको x इंटू वाई स्क्वायर की इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, ये पता करना है। तो उसके लिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन ये है कि x को x की पावर से डिवाइड करो, मतलब x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, y को y की पावर से डिवाइड करो 2, तो हमें ये पता चलेगा कि y इज इक्वल टू 2x। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12 मीन्स x इज 4, और अगर x 4 है तो y कितना होगा 8, पुट कर देते हैं तो ये पता चल जाएगा, x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 8, तो 8 स्क्वायर इंटू 4 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इससे बड़ा नहीं आ सकता, राइट। तो मैक्सिमम कितना हो गया 8 स्क्वायर 64, 64 इंटू 4 इज 256, तो 256 इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। ये एक्सप्रेशन 256 को कभी एक्सीड नहीं कर सकती, नेवर नेवर नेवर। सो डेफिनेटली 288 इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, 288 से कम है, तो ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल। 256 से कम है या बराबर है तो ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल, बट यस 288 इज ग्रेटर देन 256, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, देन वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन सीरीज अलजेब्रा का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका आंसर। मैं यहाँ पर आंसर के लिए आपको डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ। ऑब्वियसली हम इसमें मैथमेटिक्स तो बहुत सारा लगा सकते हैं, सबको रैशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में होगा कहाँ। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे एंड में जाके ये वाला नंबर देखना है, ठीक है। तो ये नंबर कितना है √100, और उसके बाद वापस आ जाओ फर्स्ट फ्रैक्शन में। फर्स्ट फ्रैक्शन में इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है वो ले लो, तो छोटा नंबर है 1, उसके बाद माइनस कर दो एंड दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस ट्रिक, 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होगा 10, 1 तो यहाँ पर है ही, या मान लो यहाँ पे 1 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी होता तो भी कोई बात नहीं, बस दिस नंबर माइनस दिस नंबर विल बी योर आंसर। Okay, got it? So this is how we could have done it. Then
इफ आई से, तो अब हमारे पास आ जाता है जीएमटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैं एक ही सब्जेक्ट मानता हूं क्योंकि तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आपका तीनों में से कोई भी एक पार्ट वीक है तो बाकी दोनों भी कभी स्ट्रांग हो नहीं सकते। सो जस्ट टेक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री एज वन टॉपिक, एज वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगेन, जब हम ये कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में भी एंगल के प्लेस पर थीटा या एक्स या कोई भी वेरिएबल है, तो अगेन इट बिकम्स अलजेब्रा। और जैसे ही ये अलजेब्रा बन जाता है तो अलजेब्रा में पहला रूल क्या होता है कि ऑलवेज ट्राई टू पुट वैल्यूज, वैल्यूज को गेस करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या किसी वैल्यू से हमारा आंसर आ सकता है। अब इसमें यहाँ पर आंसर ऑप्शंस भी हेल्प कर रहे हैं। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10x, हमें पता है किसी भी स्टैंडर्ड टेबल में जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए बनता है, उसमें स्टैंडर्ड टेबल में 10x की वैल्यू √2 नहीं आती, तो इसको तो अवॉइड करो। 1 कब आती है? जब x होता है 45 डिग्री। √3/2 भी स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं। 1/√3 कब आती है? जब x होता है 30 डिग्री। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेक कर लो कि क्या ये 45 डिग्री या 30 डिग्री से सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, तो ये हो जाएगा 7 × 1/2। कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। सॉल्व किया तो ये होगा 7 + 3 10/2 मतलब 5, लेकिन यहाँ तो 4 है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो आंसर नहीं। उसके बाद x इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। अगर 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। उसके बाद cos 30 डिग्री इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4। ऑब्वियसली 1/4 तो कॉमन है, यहाँ पे 7 × 1 7 और 3 × 3 9, तो 7 + 9 होगा 16, 16/4 इज 4 विच इज 100% करेक्ट। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब x की वैल्यू 30 डिग्री होगी। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इससे भी आंसर नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन हमें बहुत मेहनत से सॉल्व करना पड़ता, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी पता होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में आंसर्स आ जाते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दी ट्रिक्स, नो राइट। वही रीजन है कि आंसर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स लगाकर, छोटे छोटे आउट ऑफ द वे जाकर कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं तो आ जाते हैं हमारे आंसर्स, ठीक है, क्योंकि आंसर ऑप्शंस बनाने वाले लोग इतना नहीं सोचते। So now we move on and try to solve question number 17. A rectangular floor measuring 236 meter into 413 meter is to be covered with square tiles so that no tile overshoots the area of the floor and no tile is broken into pieces. Calculate the minimum number of tiles needed. जस्ट राइट डाउन दी टेक्निक, जस्ट राइट डाउन दी फॉर्मूला, जिससे आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। सबसे पहले जो भी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है उसे यहाँ पर लिख लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद जो भी लेंथ और ब्रेड्थ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख दो। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज टू बी डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ का स्क्वायर एंड दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ टाइल्स। आंसर मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स का यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 236 और 413, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? आंसर ऑप्शन से हेल्प मिल रही है। इफ यू जस्ट लुक इनटू आंसर ऑप्शंस तो आपको समझ में आ जाएगा कि 59 से ये भी डिवाइड होता है, 59 से ये भी डिवाइड होता है। बेसिकली इट इज 59 × 4 और ये है 59 × 7। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि 59 के स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देना है। तो 236 अपॉन 59 दैट इज 4, 413 upon 59 is 7. So the number of tiles will be equal to 28 and 28 will be your correct answer. Basically 59 into 59 टाइल का डायमेंशन है,
तो एक टाइल का एरिया 59 इंटू 59 है और ये टोटल एरिया है रेक्टेंगल का। तो इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। ABC is a triangle right angled at C। ओके, चल राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हमेशा याद रखना कि जीएमटी में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, पहली चीज होती है राइट एंगल ट्राइंगल, रैट चूहा। ठीक है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि कैट को मारने के लिए हमें रैट लाना पड़ता है, उल्टा है। ठीक है, संसार में ऐसा नहीं होता बट कैट में ऐसा होता है। आपको रैट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है। अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड देन थर्ड थिंग इज सिमिलैरिटी। तो याद रखना कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो इन तीनों चीजों के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर भी वही लग रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक डायग्राम में आपको बना के दे रहा हूं, उसको हमेशा जिंदगी भर याद रखना। इट विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, समथिंग लाइक दिस, है ना, मान लीजिए इसकी जो स्मॉलेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट, वो है ए, फिर जो सेकंड शॉर्टेस्ट है वो है बी, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है सी, है ना। तो हमने इसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से इस लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सारे वर्टाइसेस को कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, और ये वाला जो पॉइंट है इसको कह देते हैं डी। राइट, अब अगर हमको ये पता करना है सबसे पहले कि BD की लेंथ कितनी होगी, हाउ मच BD विल बी, सो ऑलवेज रिमेंबर कि BD की लेंथ निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जो दो छोटी वाली साइड्स हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं उनको मल्टीप्लाई, और इसे डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेन्यूज से, जो कि कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। उन्होंने हमसे बोला है BC इज इक्वल टू 6 CA। ओके, यहाँ पर मेरे ख्याल से जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है वो C है। चलो यहाँ पे C लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपके दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलाते हैं। तो ये C हो गया, इसको हम मान लेते हैं B, राइट, और ये हो जाएगा A। ये ठीक है, राइट। तो अब अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पे CD की लेंथ कितनी होगी, तो CD की लेंथ होगी प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे A की वैल्यू 6 गिवन है, B की वैल्यू 8 गिवन है, और हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो सबसे ज्यादा बेसिक ट्रिपलेट होता है वो 3 4 5 है, राइट, विच मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और इन तीनों को अगर हम डबल कर दें तो 6 8 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो हम बिना कैलकुलेशंस के बोल सकते हैं कि ये तो 10 होगा ही, राइट। और अगर ये 10 है तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। हमें 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये होगी 4.8 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन सी। क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा हमसे एग्जाम में दो चीजें और पूछी जा सकती हैं, BD की लेंथ या AD की लेंथ। तो पहले AD निकालते हैं। ठीक है, ये AD कितना होगा, तो अगर AD कैलकुलेट करना हो तो AD के एडजेसेंट क्या है, B। ठीक है, AD के साथ पड़ोसी कौन है, B, तो B का स्क्वायर और डिवाइड कर दो हाइपोटेन्यूज से। अगर BD कैलकुलेट करना है तो BD की एडजेसेंट साइड क्या है, BD की एडजेसेंट साइड है A, तो A स्क्वायर अपॉन C। एंड उसके बाद आपको एक चीज और पता चलेगी कि ये जो CD होता है इसका स्क्वायर हमेशा AD और BD के स्क्वायर प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो दैट इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कई बार क्वेश्चंस में आपको AD गिवन है, BD गिवन है, और आपसे पूछा है CD फाइंड आउट करो, तो आप इस फॉर्मूले से CD भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। ये एग्जाम में आ जाता है, 99% बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाते। ऑन अ प्लेन एरिया देयर आर टू वर्टिकल टॉवर्स सेपरेटेड बाय 100 फीट अपार्ट।
The shorter tower is 40 feet tall. A pole of length 6 feet stands on the line joining the base of two towers. Right? तो देखो, अगर मैं ये बोलता हूं तो बेसिकली ये हमारा एक बेस है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉवर है, यहाँ पर एक उससे बड़ा टॉवर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉवर है। ठीक है, इन तीनों के जो टॉप है वो एक ही लाइन में है, इन तीनों के जो बेसिस हैं वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ऑन अ प्लेन एरिया देयर आर टू वर्टिकल टॉवर्स सेपरेटेड बाय 100 फीट अपार्ट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100। द शॉर्टर टॉवर इज 40 फीट टॉल, तो शॉर्टर टॉवर की जो हाइट है वो है 40। A pole of length 6 feet stands on the line joining, तो ये 6 feet का एक पोल है, line joining the base of two towers so that the tip of the towers and tip of the pole are also on the same line। तो दोनों टॉवर के जो टिप है और जो पोल का टिप है ये भी एक ही लाइन में है, they are collinear। If the distance of the pole from the shorter tower is 75 feet, तो यहाँ पे 75 हो गया, राइट। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलर टॉवर अप्रोक्सीमेटली, तो इसकी हाइट कितनी होगी। सो लेट्स जनरलाइज इट, इसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि अगर जो हमारा सबसे बड़ा टॉवर है उसकी हाइट है a, उससे छोटा जो हमारे पास यहाँ पर टॉवर है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो है b, उसकी जो हाइट है वो है b, और जो यहाँ पर सबसे छोटा टॉवर है इसकी जो हाइट है वो है c, है ना। तो यहाँ पर हम ABC लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो डिस्टेंसेस हमें गिवन है, ये इन डिस्टेंसेस को भी हम कुछ वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये x है और ये y, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन ये होता है कि x और y का जब हमें रेशो कैलकुलेट करना हो तो x का रेशो निकालना है, x के रेशो के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू तो वो होगी b माइनस सी, और y के लिए वैल्यू होगी a माइनस बी। ठीक है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर। यहाँ पर जो हमें b है वो गिवन है 40, c की वैल्यू है 6, उसके बाद देखोगे तो दोनों टॉवर्स के बीच में 100 का गैप है, तो ये 100 है, और ये वाली जो लेंथ है ये 75 है। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर होगा 75 अपॉन 100। उसके बाद b माइनस सी, तो 40 माइनस 6, एंड a माइनस b, तो a माइनस 40, एंड देन यू जस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। ये हो जाएगा 3/4, 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 120, 4 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 40 माइनस 6 इज 34, 34 इंटू 4, सो 30 इंटू 4 120 प्लस 16, सो दैट विल बी 136। तो 3a जो है दैट विल कम आउट टू बी 256, और जब a कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी वेरी क्लोज टू 85 फीट। सो योर आंसर विल बी आंसर ऑप्शन ए, जो आपका लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट टॉवर है उसकी हाइट होगी अप्रोक्सीमेटली 85 फीट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे हम कई सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो, सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 है ABC is a triangle with sides AB is equal to 41 centimeter, BC is equal to 28 and CA is equal to 15. If DEF are the midpoints of AB, BC and CA respectively, then what is the area of the triangle DEF? देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि अगर हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है जिसमें सबसे छोटी साइड है CA और सबसे बड़ी साइड है AB, है ना, तो ये CA, AB और BC जो है उसकी मिडिल लेंथ है, तो AB हो गया 41, उसके बाद BC हो गया 28 एंड CA इज 15। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम तीनों साइड के मिड पॉइंट्स लेते हैं, तीनों साइड के मिड पॉइंट्स, और उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर जो नया ट्राइंगल बनता है, ठीक है, AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F, राइट। तो यहाँ पे जो नया ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल DEF, इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया से हमेशा 1/4 टाइम्स होता है। ठीक है, इसमें सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी के काफी सारे प्रिंसिपल्स लग जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल से 1/4 टाइम्स होता है,
बेसिकली इन चारों ट्राइंगल का एरिया 1/4 1/4, मतलब इन चारों का एरिया बराबर ही होता है, राइट। अगर इसका एरिया x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, एंड दैट इज व्हाई x इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल, है ना। तो मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करना है तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना पड़ेगा। अब एबीसी का एरिया निकालने के लिए मुझे तीनों साइड्स पता है, तो यहाँ पर आ जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। हीरोन फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला होता है, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। ये होता है S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स 15 28 41 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे तो 5 + 8 13 + 1 14, कैरी आएगा 1, 5 + 3 8, 84 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी 42। और अगर ये 42 है तो फिर एरिया कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 42। 42 में से सब्ट्रैक्ट करो 15, तो 42 minus 15 is 27. 42 minus 28, so that will come out to be how much? That will be 14. और 42 minus 41, that will be 1, right? थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि 42 होता है 14 इंटू 3, 14 इंटू 14 को साथ में लिख लो। उसके बाद यहाँ से जो 3 मिलेगा वो 27 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 इंटू 14 का स्क्वायर रूट 14 और 81 का स्क्वायर रूट 9, मतलब इस पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड ऑब्वियसली फिर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1/4 इंटू 126, 4 3 12, 4 1 4, एंड देन 31.5, so 31.5 square centimeter. Answer option C is the correct answer. So this is how we are supposed to solve this type of questions. I hope, I believe that you must have learned many new things in this session. So press the like button, subscribe the channel for more such content, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाउ वाज दी सेशन। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी टॉपिक पर आपको अगर और नॉलेज चाहिए, सेशंस चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। किसी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लिखो कमेंट बॉक्स में। कोई कॉलेज है उसके बारे में जानना चाहते हो, लिखे कमेंट बॉक्स में, राइट। सो जस्ट यूज द कमेंट बॉक्स फॉर द फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइप रिलेटेड टू एमबीए, है ना। चलो, सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप डेफिनेटली कॉल करके कोर्सेज के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, दिस इज द इंस्टाग्राम चैनल, दिस इज द यूट्यूब चैनल। फटाफट लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू। सो टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।